बिहार में एक जिला है जिसका नाम वैशाली है। विश्व को सर्वप्रथम गणतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला स्थान वैशाली ही है। यहाँ की नगर वधू आम्रपाली और यहाँ के राजाओं के किस्से इतिहास में भरे पड़े हैं। एक खूबसूरत लड़की से नगर वधू बनने और उसके बाद भिक्षुनी बन जाने की यात्रा ने इतिहास को पलट दिया। आम्रपाली के संबंध में कई कथाएं मिलती हैं। आइए जानते हैं आम्रपाली और बुद्ध का संबंध। कहते हैं कि एक गरीब दंपत्ति को एक अबोध मासूम लड़की आम के पेड़ के नीचे मिली। पता नहीं कौन था उसके माता पिता और क्यों उसे आम के वृक्ष के नीचे छोड़कर चले गए। आम के नीचे मिलने के कारण उसका नाम आम्रपाली रखा गया। आम्रपाली जब किशोरावस्था में पहुंची तो उसके रूप और सौंदर्य की चर्चा नगर में फैल गई। नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए लालायित हो उठा। राजा से लेकर व्यापारी हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। उसके माता पिता के समक्ष दुविधा और भय उत्पन्न हो चला था। अगर आम्रपाली किसी एक को चुनती तो राज्य में अशांति फैल जाती। जब वैशाली के राज प्रशासन को यह पता चला तो उन्होंने नगर में शांति स्थापित करने के लिए आम्रपाली को कर्मानुसार अंत में नगर वधू बना दिया। आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि 7 साल के लिए दे दी गई। ऐसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को दिया जाता है। आम्रपाली को अपना महल मिला, सेविकाएं मिली और लोगों से शारीरिक संबंध बनाने के लिए चयन का अधिकार भी मिला। इसके साथ ही वह दरबार की नर्तकी भी बन गई। इतिहासकारों के अनुसार अपने सौंदर्य की ताकत से कई साम्राज्य को मिटा देने वाली आम्रपाली का जन्म आज से करीब 2500 वर्ष पहले वैशाली के आम्रकुंज में हुआ था। वह वैशाली गणतंत्र के महनामन नामक एक सामंत को मिली थी और बाद में वह सामंत राज सेवा से त्याग पत्र देकर आम्रपाली को पुरातात्विक वैशाली के निकट आज के अंबारा गांव चला आया। जब आम्रपाली की उम्र करीब 11 वर्ष की हुई तो सामंत ने उसे लेकर फिर वैशाली लौट आया। इतिहासकारों का मानना है कि 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही आम्रपाली को सर्वश्रेष्ठ सुंदरी घोषित कर नगर वधू या वैशाली जनपद कल्याणी बना दिया गया था। इसके बाद गणतंत्र वैशाली के कानून के तहत आम्रपाली को राज नर्तकी बनना पड़ा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान और हेनसांग के यात्रा वृत्तांतों में भी वैशाली गणतंत्र और आम्रपाली पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। दोनों ने लगभग एक मत से आम्रपाली को सौंदर्य की मूर्ति बताया। वैशाली गणतंत्र के कानून के अनुसार हजारों सुंदरियों में आम्रपाली का चुनाव कर उसे सर्वश्रेष्ठ सुंदरी घोषित कर जनपद कल्याणी की पदवी दी गई थी। आम्रपाली के रूप की चर्चा जगत प्रसिद्धि थी और उस समय उसकी एक झलक पाने के लिए बहुत देशों से अनेक राजकुमार उसके महल के चारों ओर अपनी छावनी डाले रहते थे। विदेशी पर्यटकों के यात्रा वृत्तांतों में वैशाली और वैशाली की नगर वधू अप्रीतम सुंदरी आम्रपाली का जो वर्णन किया गया है न केवल काफ़ी महत्वपूर्ण है बल्कि इससे वैशाली गणराज्य के वैभव संपन्नता और स्वर्णिम इतिहास की झलक भी मिलती है। आइए जानते हैं बुद्ध और आम्रपाली का कैसे एक दूसरे से मिलन हुआ। वैशाली में गौतम बुद्ध के प्रथम पदार्पण पर उनकी कृति सुनकर उनके स्वागत के लिए 16 श्रृंगार कर अपनी परिचारिकाओं सहित गंडक नदी के तीर पर पहुंची। आम्रपाली को देखकर बुद्ध को अपने शिष्यों से कहना पड़ा कि तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि भगवान बुद्ध जानते थे कि आम्रपाली के सौंदर्य को देखकर उनके शिष्यों के लिए संतुलन रखना कठिन हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के 5 वर्ष पश्चात भगवान बुद्ध का वैशाली आगमन हुआ और उनका स्वागत वहां की प्रसिद्ध राजनर्तकी आम्रपाली ने ही किया था। इसी नगर में वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली सहित 84,000 नागरिक बौद्ध संघ में शामिल हुए थे। बुद्ध ने 3 बार इस जगह का दौरा किया और यहाँ काफ़ी समय बिताए। बुद्ध ने यहाँ अपने निर्वाण की घोषणा भी की थी। वैशाली के समीप कोल्हुआ में भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम संबोधन दिया था।
वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म दो गुटों में बट गए थे। यह भी कहते हैं कि आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित हो गई थी। आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को न केवल खाने पर आमंत्रित किया बल्कि 4 महीने के प्रवास के लिए भी अनुरोध किया था। बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया कि वह अपने गुरु बुद्ध की आज्ञा के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। अंत में आम्रपाली ने गौतम बुद्ध से कहा कि मैं आपके भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई और उनकी आध्यात्मिकता ने मुझे ही मोहित कर धम्म की राह पर चलने को विवश कर दिया है। मगध सम्राट बिंबिसार ने आम्रपाली को पाने के लिए वैशाली पर जब आक्रमण किया तब संजोगवश उसकी पहली मुलाकात आम्रपाली से ही हुई थी। आम्रपाली के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर बिंबिसार पहली ही नज़र में अपना दिल दे बैठा था। आम्रपाली ने बिंबिसार से युद्ध रोकने के लिए कहा और बिंबिसार ने आम्रपाली की बात मान ली। बिंबिसार ने आम्रपाली को मगध की महारानी बनने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन आम्रपाली इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वैशाली और मगध एक दूसरे का शत्रु थे। बिंबिसार को आम्रपाली से एक बौद्ध जो बाद में बौद्ध भिक्षु भी बना। इस संबंध में एक कथा मिलती है कि एक बार भगवान बुद्ध विचरते हुए वैशाली के वन विहार में आए। नगर में उनके दर्शन करने के लिए आम जनों के साथ ही नगर के बड़े बड़े श्रेष्ठ जन भी उनके दर्शन के लिए पहुंचे। हर किसी की इच्छा थी कि तथागत उसका निमंत्रण स्वीकार करे और उसके घर भोजन करने के लिए पधारें। वैशाली की सबसे सुंदर और प्रतिष्ठित गणिका आम्रपाली भी बुद्ध के तपस्वी जीवन को देखकर प्रभावित हो चुकी थी तथा वह भी अपना यह घृणित जीवन छोड़कर भिक्षुनी बनना चाहती थी। यही सोचकर वह भी गौतम बुद्ध को निमंत्रण देने पहुंच गई। बुद्ध ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वे उसके घर भी आ गए। जब उनके शिष्यों को इस बात का पता चला तो उन्होंने बुरा मानकर उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने एक गणिका के घर जाकर बड़ा ही अनुचित कार्य किया है। अपने शिष्यों की बात सुनकर तथागत उन सब से बोले, श्रावकों, आप लोगों को आश्चर्य है कि मैंने गणिका के घर कैसे भोजन किया। उसका कारण यह है कि वह यद्यपि गणिका है किंतु उसने अपने को पश्चाताप की अग्नि में जलाकर निर्मल कर लिया है। जिस धन को पाने के लिए मनुष्य कितनी चुनौतियां करता है और न जाने क्या क्या तरीके इस्तेमाल करता है, उसी को आम्रपाली ने तुच्छ मानकर लात मारी है और अपना घृणित जीवन त्याग दिया है। ऐसे में मैं उसका निमंत्रण कैसे अस्वीकार कर सकता था। आप लोग स्वयं सोचें कि क्या अब भी उसे हे माना जाए। गौतम बुद्ध की बात सुनकर सभी शिष्यों को महसूस हुआ कि बुद्ध तो सही बात कह रहे हैं, इसीलिए उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने तथागत से क्षमा मांगी। बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को माफ कर दिया।